योस्ट एसईओ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है। एक ऐसा वर्डप्रेस प्लगइन जिसके बारे में हर एसईओ जानता तो है, बट उसे यूज़ सही से करता है या नहीं करता है, ये एक पूछने वाला क्वेश्चन है। आज के वीडियो में हम पहले तो बात करेंगे कि आखिर एसईओ प्लगइन्स कितने यूज़फुल होते हैं, किन के लिए यूज़फुल होते हैं, और फिर देखते हैं कि योस्ट एसईओ प्लगइन की सारी सेटिंग्स क्या हैं और कैसे आप इस प्लगइन को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नए एसईओज़ के लिए बेसिक गाइड हो जाएगी और पुराने एसईओज़ के लिए एक रिफ्रेशर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज हम बात कर रहे हैं योस्ट एसईओ प्लगइन के बारे में। योस्ट या प्रैक्टिकली कोई भी एसईओ प्लगइन आपकी वेबसाइट के गूगल या किसी भी सर्च इंजन में रैंक होने के लिए जरूरी नहीं है। ये बात इसलिए कहनी जरूरी है क्योंकि कुछ नए एसईओज और बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के मन में दो गलतफहमियां होती हैं। नंबर एक, अगर योस्ट या रैंक मैथ या कोई भी और एसईओ प्लगइन नहीं इंस्टॉल करेंगे तो उनकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। और नंबर दो कि अगर योस्ट इंस्टॉल कर लिया या कोई भी और एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, ग्रीन लाइट उसकी दिखाई दे रही है, तो एसईओ के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही पॉइंट्स गलत हैं, दोनों ही पॉइंट्स डेंजरस हैं। चाहे योस्ट हो या कोई और एसईओ प्लगइन, वो सिर्फ आपको गाइड करते हैं। एसईओ प्लगइन सिर्फ कुछ बेसिक टास्क को ऑटोमेट करते हैं और कुछ टास्क में आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग गाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए योस्ट, रैंक मैथ या किसी भी एसईओ प्लगइन को पिक करते वक्त याद रखिए कि आपको सिर्फ प्लगइन के साइज, अपनी रिक्वायरमेंट और प्लगइन के फीचर्स को देखना है, ना कि उसके ब्रांड को। सो प्लगइन्स का यूज केस क्लियर हो जाने के बाद चलिए बात करते हैं योस्ट प्लगइन के बारे में। इस वीडियो में हम योस्ट एसईओ के फ्री वर्जन की बात करेंगे। पेड वर्जन को फिर कभी किसी अलग वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा जब भी जरूरत होगी तब। योस्ट को इंस्टॉल करने का तरीका भी वही सेम है। आपको साइड बार में प्लगइन पर क्लिक करना है और उसके बाद ऐड न्यू बटन पर क्लिक करना है, सर्च करना है योस्ट को और फिर इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेशन के तुरंत बाद मोस्टली आपको कॉन्फ़िगरेशन विंडो दिखाई देती है, बट अगर आपको ये विंडो खुद से नहीं दिखाई देती है और आप इस प्लगइन को सही तरीके से सेटअप करना चाहते हैं तो साइड बार में इस आइकन को क्लिक करिए, योस्ट की सेटिंग्स में जाइए और फिर इस पहले नोटिफिकेशन में कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड टेक्स्ट लिंक को क्लिक कर दीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड को यूज़ करने में शर्माइए मत। पहली बात तो ये कि एक्सपीरियंस लोग मोस्टली बिजी होते हैं, प्लगइन की नई अपडेट्स से वाकिफ नहीं होते हैं और ऐसे में हो सकता है कि आपको पता ना हो कि क्या नया फीचर आया है, क्या आ चुका है। बट इस तरह की स्प्लैश स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड आपको हेल्प करती हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि हर कंपनी अपने डैशबोर्ड, कॉन्फ़िगरेशन पैनल, यूआई पर काफ़ी रिसर्च करती है, काफ़ी सारी चीज़ें सोच कर बनाती है ताकि एक नॉर्मल यूज़र को कम से कम टाइम स्पेंड करना पड़े इसे यूज़ करने के लिए। इसे यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड को ओपन होने का टाइम देते हैं, वेट करते हैं थोड़ी देर एंड सबसे पहला ऑप्शन है ये सेट करने का कि आपकी वेबसाइट लाइव है या नहीं। अगर इस प्लगइन को सेटअप करते वक्त आपकी वेबसाइट फाइनल नहीं है, अभी क्लाइंट ने अप्रूव नहीं की है या आप खुद से श्योर नहीं है कि सारा टेक्स्ट, इमेजेस और एलिमेंट्स सही है या नहीं है, फाइनल है या नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन से छुपा के रखें और इसके लिए आपको इस विंडो में ऑप्शन बी सेलेक्ट करना होगा। बट अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है तो आप आराम से ऑप्शन ए सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर क्लिक करिए नेक्स्ट बटन पर। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की है, क्या एक ब्लॉग है, ऑनलाइन शॉप है, न्यूज़ चैनल है या न्यूज़ साइट है, ऑफलाइन बिजनेस यानी कि लोकल बिजनेस है, कॉर्पोरेशन है, पर्सनल पोर्टफोलियो है या समथिंग एल्स। जो भी ऑप्शन आपकी वेबसाइट के हिसाब से आपको सही लगता है उसे सिलेक्ट करिए और फिर क्लिक करिए नेक्स्ट बटन पर। यहाँ आपको स्ट्रक्चर्ड डाटा या स्कीमा डाटा के लिए इन्फॉर्मेशन देनी होगी। योस्ट स्कीमा डाटा के लिए बेस्ट फॉर्मेट सेलेक्ट करता है। आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, बाकी सारा कोडिंग वगैरह का हेडेक योस्ट अपने आप संभाल लेगा। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन, इनमें से कोई एक जो भी आपकी वेबसाइट पर फिट बैठता है, और उसके बाद पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है और फिर इस बटन को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन का लोगो या पर्सन की इमेज सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिंक प्रोवाइड करने होंगे। जितने भी प्रोफाइल्स हैं उन सभी के लिंक्स आप यहाँ दे सकते हैं। एक क्विक टिप यहाँ पर आपके लिए है कि ये सोशल प्रोफाइल्स सेम एज टैग में यूज होती हैं, जिनमें कोई भी सीक्वेंस या स्पेशल प्लेस नहीं होता है इन प्रोफाइल्स के लिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिजनेस लोकल है और आपको लिंक्डइन से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है तो आप लिंक्डइन के सेक्शन में जस्ट डायल या सुलेखा या फिर इंडिया मार्ट का लिंक दे सकते हैं, टोटली फाइन रहेगा। ये जो बॉक्सेस के ऊपर नाम दिए गए हैं कि कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हिंट है। इन सारे ऑप्शंस को फिल करने के बाद क्लिक करिए नेक्स्ट बटन पर और यहाँ आपको अपने कंटेंट की विजिबिलिटी को डिसाइड करना है। अगर आप पोस्ट या
पेजेस को किसी भी अज्ञात कारण से सर्च इंजन से छुपाना चाहते हैं तो यहाँ नो सेलेक्ट करिए, वरना यस पर क्लिक रहने दीजिए और इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। इसके बाद है ऑथर प्रोफाइल सेक्शन। अगर आप यहाँ नो सेलेक्ट करते हैं तो ऑथर का आर्काइव सेक्शन डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर से क्लिक करिए नेक्स्ट बटन पर। इसके बाद है टाइटल सेटिंग्स और सेपरेटर सेटिंग। आपको टॉप में वेबसाइट का नाम देना है और फिर इनमें से जो भी सिंबल आप सेपरेटर में यूज करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करिए और फिर से क्लिक करिए नेक्स्ट बटन पर। यहाँ पर नो क्लिक रहने दीजिए, डाटा वैसे भी आप काफी सारा बांटते रहते हैं। फिर से क्लिक करिए नेक्स्ट एंड अगेन नेक्स्ट एंड अब क्लिक करिए क्लोज पर और फिर आप वापस आ गए वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। तो यहाँ पर अभी हम योस्ट की जनरल सेटिंग्स में हैं। देखते हैं फीचर्स टैब को। यहाँ सारे फीचर्स को ऑन या ऑफ करने की फैसिलिटी दी हुई है। एसईओ एनालिसिस, रीडेबिलिटी एनालिसिस, कॉर्नर स्टोर्ड कंटेंट, टेक्स्ट लिंक काउंटर, एक्सएमएल, साइट मैप, एडमिन बार, जो भी इनमें से आप यूज नहीं करना चाहते हैं उसे आप ऑफ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, प्लगइन आपको सिर्फ गाइड करता है। फॉर एग्जांपल रीडेबिलिटी एनालिसिस एक स्टैंडर्ड पैटर्न के बेस पर आपके कंटेंट को एनालाइज करके स्कोर देता है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका राइटिंग स्टाइल आपके रीडर को पसंद आएगा तो योस्ट गया लेने आप इसे ऑफ कर सकते हैं। आराम से लिखिए। गूगल को योस्ट के स्कोर से मतलब नहीं है, सिर्फ आपके रीडर्स खुश होने चाहिए। इंटीग्रेशन टैब में SEMrush और राइट टूल्स के साथ इंटीग्रेशन को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन दिया हुआ है। इन दोनों के बारे में कभी इनके अपने खुद के वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो को बेसिक रहने देते हैं। वेबमास्टर टैब में बाइडू, बिंग, गूगल और यांडेक्स के सर्च कंसोल या वेबमास्टर टूल्स के साथ वेरिफिकेशन कोड डालकर वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है। गूगल और बिंग के लिए आपको कोड डालने की जरूरत नहीं है। इनके बहुत सारे अलग ऑप्शन हैं जिनके बारे में हम गूगल सर्च कंसोल और बिंग वेबमास्टर टूल्स के वीडियोस में बात कर चुके हैं। अगर आप बाइडू और यांडेक्स के साथ वेरीफाई करना चाहते हैं तो उनके कोड्स यहां पर आप एंटर कर सकते हैं। एंड इसके साथ जनरल सेटिंग्स खत्म हो गई। चलिए अब देखते हैं सर्च अपीयरेंस सेटिंग को। साइड बार में योस्ट के सेक्शन में सर्च अपीयरेंस पर क्लिक करिए। यहाँ इस सेक्शन में काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो वेबसाइट के सर्च रिजल्ट्स पेज पर अपीयर होने में इफेक्ट डालते हैं। लाइक फर्स्ट जनरल टैब में ही टाइटल सेपरेटर है। ये सेपरेटर टेक्निकली कोई इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन इसे चूज करते वक्त, इसे सिलेक्ट करते वक्त क्लियरिटी और अपनी वेबसाइट के स्टाइल को ध्यान में रखिए। ये सेटिंग आप कॉन्फ़िगरेशन पैनल में ऑलरेडी कर चुके हैं। वैसे इसके नीचे एक और सेटिंग है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, स्कीमा डाटा की। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन में चेंज करना चाहते हैं तो यही सही वक्त है। ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करिए ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन, नाम एंटर करिए और लोगो को ऐड कर दीजिए या इमेज को। इसके बाद है कंटेंट टाइप्स। कंटेंट टाइप से आप पोस्ट, पेजेस और बाकी पेज टाइप्स के लिए सेटिंग्स कर सकते हैं। सबसे पहले है पोस्ट। इसमें आप सबसे पहले इस टॉगल से डिसाइड करते हैं कि पोस्ट सर्च रिजल्ट्स में आएंगी या नहीं। दूसरा टॉगल ये डिसाइड करता है कि पोस्ट में SEO सेटिंग्स दिखाई देंगी या नहीं। अगर कभी आपको अपनी पोस्ट में अचानक से योस्ट का सेक्शन ना दिखाई दे तो आपको तुरंत यहाँ पर चेक करना चाहिए कि कहीं यहीं से सेटिंग्स बंद तो नहीं है। इसके बाद है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑटोमेटिकली सेट करने का ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट योस्ट ने कुछ दे रखा है, आपका पेज टाइटल और साइट का टाइटल। बट अगर आप चाहते हैं तो इसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि टाइटल के साथ कैटेगरी भी दिखाई दे तो आपकी पोस्ट के मेटा टाइटल में आपको इस इंसर्ट वेरिएबल बटन पर क्लिक करना होगा और इस ड्रॉप डाउन में से प्राइमरी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। सेम चीज़ आप मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए भी कर सकते हैं। इन्हें आप अलग अलग पोस्ट पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में इस बारे में हम बात करते हैं। इसके नीचे है पेज यानी कि पोस्ट नामक पेज का स्कीमा सेक्शन। आप एक ही बार में डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट किस टाइप के स्कीमा डाटा फॉर्मेट में पब्लिश होंगी। बाय डिफॉल्ट ये वेब पेज पर सेट है, बट आप इसे मेडिकल वेब पेज या रियल एस्टेट लिस्टिंग या आइटम पेज, FAQ किसी पर भी सेट कर सकते हैं जो भी आपके कंटेंट पर फिट बैठता हो। वेब पेज को ही अगर आप सेलेक्ट रहने देते हैं तो इसके कई सारे ऑप्शन इसमें मिलते हैं, लाइक न्यूज़ आर्टिकल, एडवर्टाइजिंग कंटेंट, टेक आर्टिकल, रिपोर्ट, सोशल मीडिया पोस्ट एंड अ फ्यू मोर। जो भी जैसा भी कंटेंट आपकी वेबसाइट, ब्लॉग, न्यूज़ साइट पर फिट बैठता हो उसे यहाँ पर सेलेक्ट करिए। इसके बाद यही सारे ऑप्शन आपको पेज, प्रोडक्ट वगैरह के लिए भी मिलेंगे, उन्हें भी सेट करिए सिमिलर स्टाइल में और फिर सेव चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए। कंटेंट टाइप्स के बाद है मीडिया का टैब। इसको आपको येस पर ही रहने देना चाहिए। अगर आप इसे नो पर सेट करते हैं तो आपकी वेबसाइट में थोक के भाव में सॉफ्ट 404 एरर्स आ जाएंगी। यू नो व्हाई? बिकॉज जब आप वर्डप्रेस में कोई भी इमेज या डॉक्यूमेंट या कुछ भी अटैचमेंट अपलोड करते हैं तो सिर्फ उसका URL नहीं जनरेट होता है, बल्कि एक अटैचमेंट पेज का अलग से URL बन जाता है। एक अलग अटैचमेंट पेज बन जाता है जिसमें सिर्फ अटैचमेंट का URL होता है और बाकी पूरा पेज बेसिकली खाली होता है। और इस ऑलमोस्ट खाली पेज को गूगल सॉफ्ट 404 मानता है। इसलिए यहाँ आप यस पर क्लिक करके योस्ट को परमिशन देते हैं कि वो अटैचमेंट URL को अटैचमेंट पर ही रिडायरेक्ट कर दे। सो इसे यस पर बने रहने देते हैं और धीरे से आ जाते हैं टेक्सोनॉमीज टैब पर। यहाँ आप कैटेगरीज, टैग्स, प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट टैग
टैग्स और बाकी टेक्सोनॉमीज के लिए सेटिंग कर सकते हैं। सब में सिमिलर ऑप्शन है। सबसे पहले है कैटेगरीज। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि आप सर्च रिजल्ट्स में कैटेगरीज को शो करना चाहते हैं या नहीं। स्टैंडर्ड ऑप्शन है कि आपको शो करना चाहिए कैटेगरीज को, बट अगर किसी वजह से आप कैटेगरीज को नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ नो पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस है कि कैटेगरीज के लिए यस बना रहने दीजिए। फिर है मेटा टाइटल। यहाँ आप पेज या पोस्ट की तरह वेरिएबल को यूज करके अच्छा टाइटल दे सकते हैं एंड मेटा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं सिमिलर स्टाइल में। एंड सबसे लास्ट में ऑप्शन है कि क्या आप कैटेगरीज के सेक्शन में एसईओ सेटिंग्स को दिखाना चाहते हैं या नहीं। कैटेगरीज के बाद यही ऑप्शंस मिलते हैं पोस्ट टैग्स के बारे में। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलता है कि क्या टैग्स को सर्च रिजल्ट्स में ब्लॉक कर देना चाहिए या दिखाना चाहिए, एंड इसका आंसर यस या नो दोनों में नहीं दिया जा सकता है। टेक्निकली टैग्स में कोई बुराई नहीं होती है और आप टैग्स को सर्च रिजल्ट्स में दिखा सकते हैं। प्रॉब्लम होती है कि लोग टैग्स को कैसे यूज़ करते हैं, उस तरीके से प्रॉब्लम होती है। अधिकतर लोग पोस्ट में कई सारे सिमिलर टैग्स को यूज़ करते हैं और कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, और वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट हर टैग के लिए एक अलग पेज बना देता है जो वेबसाइट में लिंक्स को अननेसेसरी तरीके से बढ़ा देते हैं। इसलिए अगर आप पोस्ट के साथ टैग्स को स्ट्रैटेजी के साथ यूज़ नहीं कर रहे हैं या आपकी वेबसाइट में काफ़ी सारे पेजेस हैं, मतलब 5 या 10 हज़ार पेजेस से ज़्यादा हैं, तो टैग्स को सर्च रिजल्ट्स में आने से रोक दीजिए यहाँ पर नो सेलेक्ट करके। अदरवाइज आप बने रहने दे सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट छोटी है, 100-150 पेजेस की हैं, तो टैग्स को आप बने रहने दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलर ऑप्शंस बाकी सारी टेक्सोनॉमीज के लिए भी हैं जिनको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, और उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इसके बाद है आर्काइव्स का सेक्शन। ऑथर आर्काइव यूजफुल है अगर आपकी वेबसाइट में एक से ज़्यादा ऑथर्स हैं और आप उन ऑथर्स को सर्च रिजल्ट्स में शो भी करना चाहते हैं। अगर नहीं तो यहाँ से इसे डिसेबल कर दीजिए। सेम लॉजिक डेट आर्काइव्स के लिए भी है। आर्काइव्स पेज की प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार ये यूजफुल पेज के ऊपर रैंक करने लगते हैं, बट एक्चुअली में ये रीडर्स के लिए उतने यूजफुल नहीं होते हैं, इसलिए हम आर्काइव पेजेस को डिसेबल करके रखते हैं। ओके, सो आर्काइव के बाद है ब्रेड क्रम्स का सेक्शन। ब्रेड क्रम्स सेटिंग्स में सेपरेटर को सेट करना है सबसे पहले। फिर होम पेज का एंकर टेक्स्ट आप सेट कर सकते हैं। अगर आपसे चेंज करना चाहते हैं होम के अलावा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप ब्रेड क्रम्स पाथ का कोई प्रीफिक्स सेट करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है आर्काइव सर्च पेज के ब्रेड क्रम्स का प्रीफिक्स सेट करना। वो भी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट दिया हुआ है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद है 404 पेज का ब्रेड क्रम्ब का ऑप्शन। मोस्टली ये सब आइडियल सेटिंग्स पर सेट होते हैं ऑलरेडी और उनमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को अलग दिखाने के लिए। एक और ये कॉस्मेटिक ऑप्शन है ब्रेड क्रम्स का लास्ट पेज का बोल्ड करने का ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट ये रेगुलर पर सेट होता है, अगर आप चाहें तो इसे बोल्ड कर सकते हैं। नथिंग दैट मैटर्स फॉर एसईओ। इसके नीचे ब्रेड क्रम्स को लेकर कुछ और एडवांस सेटिंग्स हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे। अलग अलग टाइप की टेक्सोनॉमीज के लिए ब्रेड क्रम्स क्या होने चाहिए ये इस सेक्शन के ड्रॉप डाउन में से आप सेट कर सकते हैं। लाइक पोस्ट के ब्रेड क्रम्स में क्या होना चाहिए, या एलिमेंट और टेम्पलेट्स और वू कॉमर्स प्रोडक्ट्स के ब्रेड क्रम्स में क्या यूज़ होना चाहिए। ये सेटिंग्स इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज पेज स्टैंडर्ड पार्ट होते हैं वेबसाइट का, लेकिन कस्टम एलिमेंट्स वेबसाइट में किस तरह से प्रेजेंट होंगे और इनके ब्रेड क्रम्स कैसे शो होंगे इसे मैनेज करना ज़रूरी है, वरना आपके टेम्पलेट या प्रोडक्ट नॉर्मल पेजेस के साथ क्लैश कर सकते हैं। इसी तरह से कैटेगरी, पोस्ट के टैग्स, प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट टैग्स वगैरह, या इवन प्रोडक्ट शिपिंग क्लास के लिए भी आप ब्रेड क्रम्स को ड्रॉप डाउन में से सेट कर सकते हैं। आप इन ड्रॉप डाउन्स में से क्या सेलेक्ट करते हैं ये टोटली आपकी प्रेफरेंस है। अगर आपकी थीम ब्रेड क्रम्स को सपोर्ट नहीं करती है तो आप इस लास्ट ऑप्शन में इनेबल को सिलेक्ट करके थीम में ब्रेड क्रम्स को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है RSS फीड का ऑप्शन। इसमें सिर्फ दो ऑप्शन हैं बेसिकली। फीड में पोस्ट के पहले क्या कंटेंट होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, ये दोनों आप इन वेरिएबल्स को यूज करके सेट कर सकते हैं। इसके साथ सर्च अपीयरेंस की सेटिंग्स खत्म हो जाती हैं और हम आते हैं सोशल सेटिंग्स पर। क्लिक करते हैं सोशल टैब पर साइड बार में। यहाँ सबसे पहले है अकाउंट्स टैब। इसमें आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिंक देने हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि ये सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जो बॉक्सेस हैं वो इन्हीं प्रोफाइल्स के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। तो अगर आप विकिपीडिया के URL में जस्ट डायल का लिंक देते हैं तो भी चल जाएगा। इन लिंक्स के बाद आता है फेसबुक का टैब। फेसबुक सेटिंग्स के जरिए आप ओपन ग्राफ की सेटिंग्स को सही कर सकते हैं। इस मेन टॉगल से आप ओपन ग्राफ को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद है डिफॉल्ट इमेज देने का ऑप्शन। अगर आपके किसी पेज में कोई फीचर्ड इमेज नहीं है तो योस्ट इस इमेज को ओपन ग्राफ टैग में यूज कर लेगा। इसके बाद है ट्विटर कार्ड सेटिंग्स। इसे डिसेबल और इनेबल किया जा सकता है और ड्रॉप डाउन में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सिर्फ
समरी चाहिए ट्विटर में शेयर करने पर, या समरी के साथ एक बड़े पोस्टर इमेज को भी होना चाहिए। ओपन ग्राफ और ट्विटर कार्ड दोनों को डिसेबल करने का ऑप्शन दिया जरूर है, बट डिसेबल करने की जरूरत नहीं है, दोनों बहुत जरूरी होते हैं। लास्ट ऑप्शन है पिंटरेस्ट से कंफर्म करने का। आपको इस कंफर्म योर साइट विद पिंटरेस्ट पर इस लिंक पर, टेक्स्ट लिंक पर क्लिक करना है एंड डन। इसके बाद है टूल्स का सेक्शन। ये टूल्स आपकी अलग अलग कामों में हेल्प कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट टूल है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट टाइप के जरिए आप योस्ट की सेटिंग्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक्सपोर्ट योर योस्ट एसईओ सेटिंग्स बटन पर क्लिक करना है एंड इस बॉक्स में सेटिंग्स टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएंगी। आप इसे कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं या नोटपैड में सेव करके रख सकते हैं। और इंपोर्ट टैब के जरिए आप किसी वेबसाइट से सेटिंग्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको इस बॉक्स में सिर्फ सेटिंग्स को पेस्ट करना है और इंपोर्ट सेटिंग्स बटन को क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम अदर एसईओ प्लगइन्स का। अगर आपकी वेबसाइट में पहले से कोई और एसईओ प्लगइन इंस्टॉल्ड था और आप योस्ट पर मूव करना चाहते हैं तो उसे हटाए बिना योस्ट को इंस्टॉल करिए और फिर इस विंडो से सेटिंग को इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद है फाइल एडिटर ऑप्शन। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा नाम है इस ऑप्शन का। फाइल एडिटर नाम दिया हुआ है लेकिन जो ऑप्शन इसके अंदर है वो सिर्फ 2 फाइल्स को एडिट करने के हैं, robots.txt और htxs फाइल्स। ये दोनों ही फाइल्स बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं, बट अगर आप इनमें कोई मिस्टेक करते हैं तो आपकी साइट पर बुरा असर पड़ सकता है। साइट बंद हो सकती है, इनएक्सेसिबल हो सकती है। इसलिए ये पता होना अच्छा है कि योस्ट एसईओ आपको प्लगइन के अंदर से ही htxs और robots.txt फाइल को एडिट करने का ऑप्शन देता है। आपको cPanel में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक्चुअली में चेंज मत करिए अनलेस एंड अनटिल आपको रियली में पता हो कि यहाँ पर आप क्या चेंज कर रहे हैं। इसके बाद ऑप्शन है बल्क एडिटर का। इसके ज़रिए आप पेजेस के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में एक ही विंडो से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट टैब में टाइटल है और सेकेंड में डिस्क्रिप्शन। हर पेज के सामने बॉक्स में एंटर करिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन को एक एक करके, और आप इन्हें एक एक करके सेव कर सकते हैं या एक साथ सेव ऑल बटन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। और इस पेज में लास्ट ऑप्शन है एसईओ डाटा का ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आपको सिर्फ एक बटन को क्लिक करना होता है एंड दैट्स इट। बेसिकली योस्ट डाटाबेस में एक अलग से टेबल बना लेता है जिसमें हर पेज के और एलिमेंट के एसईओ डाटा को कंबाइन करके रखता है। ये इंडेक्सिंग योस्ट बैकग्राउंड में धीरे धीरे करता रहता है, लेकिन इस बटन को प्रेस करके और क्लिक करके आप एक ही बार में इस इंडेक्सिंग को कर सकते हैं, जिससे आपके पेज लोड होते वक्त योस्ट को ये प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती है और आपके पेजेस फास्टर लोड होते हैं थोड़ा सा। इसके बाद है प्रीमियम सेटिंग्स का ऑप्शन। वो इस फ्री वर्जन में यूज़ नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम चलते हैं पेज के अंदर आने वाली सेटिंग्स के सेक्शन में। अभी तक हमने जो सेटिंग्स देखी वो पूरी साइट के लेवल पर यूज़ होती हैं, बट उनके अलावा योस्ट आपको हर पेज के लेवल पर भी सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन देता है। ट्वीक कर सकते हैं आप उन्हें। पेज की सेटिंग्स को देखने के लिए हम चलते हैं पेजेस के सेक्शन में और किसी भी पेज को एडिट करते हैं। ये डेमो वेबसाइट एलिमेंटोर पर बनी हुई है, इसलिए आपको एडिट विद एलिमेंटोर का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बट अभी के लिए हम सिर्फ एडिट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। एडिट विंडो में थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए और आपको योस्ट एसईओ का सेक्शन मिलेगा। इसमें 4 टैब्स हैं, एसईओ, रीडेबिलिटी, स्कीमा और सोशल। सबसे पहले देखते हैं एसईओ टैब को। इसमें सबसे पहले आपको देना है फोकस की फ्रेज, जो फैंसी नाम है कीवर्ड का। जो भी कीवर्ड आप इस पेज में टारगेट कर रहे हैं उसे आप फोकस की फ्रेज विंडो में दे सकते हैं। इसके नीचे है गेट रिलेटेड की फ्रेज बटन। इसको क्लिक करने पर आपको SEMrush से रिलेटेड कीवर्ड्स के सजेशन लेने का ऑप्शन मिलता है। इसके नीचे गूगल प्रीव्यू है, जहां मोबाइल और डेस्कटॉप में आपका पेज किस तरह से दिखाई देता है इसका रियल प्रीव्यू दिखाई देता है। अगर आप टाइटल, स्लग और डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। एसईओ टाइटल मींस मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपको ऑलरेडी पता है, और स्लग का मतलब होता है URL का पार्ट। डोमेन नेम और कैटेगरी या पेरेंट के अलावा जो भी URL होता है वो स्लग होता है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों को आप टाइप करते हुए इस बार पर नज़र रखें। जैसे ही ये बार ग्रीन होता है आपको पता लग जाता है कि आपका टाइटल या डिस्क्रिप्शन दोनों सही लेंथ के हैं। इसके नीचे है एसईओ एनालिसिस का सेक्शन। ये सेक्शन आपके कंटेंट को चेक करके आपको उसे करेक्ट करने में हेल्प करता है। नाउ इस सेक्शन को सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन के तौर पर ही फॉलो करना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हेल्पफुल हैं बट कुछ चीज़ें मिसलीडिंग है। लाइक आपको आउटबाउंड यानी कि एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स का नंबर मिल जाता है। कीवर्ड या की फ्रेज के फर्स्ट पैराग्राफ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन H1 में होने या ना होने की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन की फ्रेज डेंसिटी नाम का ये पॉइंट फैक्चुअली मिसलीडिंग है। इनफैक्ट इट्स अ शेम कि योस्ट जैसा रिपीटेड प्लगइन की फ्रेज डेंसिटी या कीवर्ड डेंसिटी जैसे एक फेक थ्योरी को हवा दे रहा है जो कभी सही थी ही नहीं। कीवर्ड डेंसिटी जैसा कभी कुछ नहीं था। जो एक टर्म कभी यूजफुल और इफेक्टिव हुआ करता था वो TF-IDF था, और अब एटलीस्ट गूगल के लिए वो
अब कोई खास इंपॉर्टेंस उसकी नहीं बची है। गूगल ऐसे पेजेस को भी रैंक करता है जिनमें कीवर्ड या की फ्रेज एक बार भी मेंशन नहीं होता है। सो फिर अभी तक योस्ट इस अफवाह को क्यों सपोर्ट करता है, ये समझना इम्पॉसिबल है। ऐसा ही कुछ एसईएम रश भी करता है जो बैकलिंक बिल्डिंग के नाम पर अनजाने वेबमास्टर्स को स्पैम ईमेल देने का बल्क में ऑप्शन देता है। क्या इससे कोई रिजल्ट मिलता है? ऑफ कोर्स नॉट। बट क्या एसईएम रश को इससे कोई फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स नॉट। सो मेरे कहने का मतलब है कि इन सारे एनालिसिस पॉइंट्स को एकदम रूल मानकर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको गूगल पॉलिसीज को फॉलो करना है, गूगल के लिए एसईओ करना है, योस्ट के लिए नहीं। इसके नीचे कॉर्नरस्टोन कंटेंट का ऑप्शन है। कॉर्नरस्टोन कंटेंट का स्विच आप अपने हब पेजेस के लिए ऑन कर सकते हैं जो काफ़ी सारा कंटेंट एक ही पेज में प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद कुछ एडवांस्ड ऑप्शन है लाइक क्या ये पेज सर्च रिजल्ट्स में शो होना चाहिए, येस या नो में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या सर्च इंजन्स इस पेज पर बने हुए लिंक्स को फॉलो करें या नहीं, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है मेटा रोबोट्स का ड्रॉप डाउन। इसमें 3 ऑप्शन है और आप इन तीनों में से 1, 2 या तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है नो इमेज इंडेक्स। इसको सेलेक्ट करने पर आप सर्च इंजन्स को इस पेज में मौजूद सारी इमेजेस में से किसी भी इमेज को इंडेक्स करने से मना कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन है नो आर्काइव, यानी कि आप सर्च इंजन्स को इस पेज की कैश्ड कॉपी सर्च रिजल्ट्स में दिखाने से मना कर रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन है नो स्निपेट, यानी कि आप सर्च इंजन्स को इस पेज के किसी भी तरह के स्निपेट को दिखाने से मना कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन है कैनोनिकल यूआरएल का। अगर आप किसी और पेज को इस पेज का कैनोनिकल बनाना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट बॉक्स में उस पेज का लिंक दे सकते हैं। अगर आप श्योर नहीं है कि कैनोनिकल क्या होता है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो आप इस वीडियो को देखिए, इससे आपको कैनोनिकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एसईओ के बाद देखते हैं रीडेबिलिटी टैब को। ये टैब आपको ऐसा कंटेंट लिखने में हेल्प करता है जो सर्च इंजन्स और यूज़र्स दोनों को समझने में आसान लगे। योस्ट के हिसाब से आपके टेक्स्ट में जो भी फिक्स किए जा सकने वाले इश्यूज़ हैं उन्हें वो लिस्ट कर देता है और आप अपनी समझ के हिसाब से उन्हें ठीक कर सकते हैं। इसमें एक वर्ड है फ्लैश रीडिंग ईज। फ्लैश रीडिंग स्कोर एक्चुअली में फ्लैश किनकेड रीडिंग फार्मूला को रेफर करता है। ये रीडिंग फार्मूला 1975 में यूएस नेवी ने डेवलप किया था, जिससे वो डिसाइड करते थे कि उनके ट्रेनिंग मैनुअल का कंटेंट सभी कैंडिडेट्स को समझ में आ सकता है या नहीं। ये स्कोर 12-13 ईयर्स के बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल को टारगेट करता है अमेरिकन सेंस में। सो आप इस स्कोर को फॉलो कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपनी ऑडियंस को जानें, उनके फीडबैक को ध्यान से सुने, समझें और उनके हिसाब से कंटेंट लिखें। 1975 में बने हुए अमेरिकन लोगों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डेवलप किए हुए टेस्ट से आपको एकदम सटीक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रीडेबिलिटी के बाद है स्कीमा का सेक्शन। यहाँ पर आप सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस पेज को किस टाइप का स्कीमा मिलना चाहिए। इस ड्रॉप डाउन में से आप वो स्कीमा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं जो इस पेज पर आपके हिसाब से फिट बैठता है। एंड देन इसके बाद है सोशल टैब। सोशल टैब से आप फेसबुक के ओजी टैग्स के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज ऐड कर सकते हैं और सिमिलरली आप ट्विटर कार्ड के लिए भी इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर शेयर करने पर आपका पेज किस तरह का दिखाई देता है ये प्रीव्यू आपको नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ये ऑप्शन सिर्फ योस्ट एसईओ के प्रीमियम यूजर्स के लिए रिजर्व किया गया है। बट दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेट करके सेव कर दीजिए और फिर opengraph.xyz जैसी फ्री सर्विसेज को यूज करके आप फेसबुक और ट्विटर पर आने वाली प्रीव्यू को एंड अब यहाँ से योस्ट एसईओ की सारी सेटिंग्स खत्म हो जाती हैं। सो इस तरह से आप योस्ट एसईओ प्लगइन को अच्छे तरीके से ना सिर्फ सेटअप कर सकते हैं बल्कि आप रियली में जानते भी हैं अब कि कौन सा ऑप्शन क्या करता है और इसका क्या मतलब है। आई होप की वीडियो आपके काम आएगा, आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net and I wish you next time. Take care.